होनी घटना घट जाती है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जब तक आपके घर में पूर्ण शुद्धि ना हो, जब तक आपके घर के अंदर हवन वगैरह ना हो, तब तक आप उस उपाय को रोक दें। लेकिन जब ये सब आपके घर में शुद्धि हो जाए, उसके पश्चात एक जटा वाला नारियल अगर आप बहते जल में प्रवाहित करते हैं और उसके बाद उपाय को शुरू करते हैं, तो वो पिछले उपाय से ही काउंट माना जाएगा और उसका आपको पूर्णतः फल मिलेगा। बस ये हो सकता है कि आपको फल मिलने में थोड़ा सा विलंब आए। तो आप निश्चिंत रहिए कि अगर घर में किसी के आपके ऐसी मिस हैपनिंग हो गई है, तो ये ना सोचें कि आपके उपाय खंडित हो गए हैं, अब आपको वापस शुरू से करने पड़ेंगे। ये कोई नहीं है। बस आप अपने मन में रखिए और शुद्धता के बाद घर की एक नारियल प्रवाहित करके इस काम को शुरू कीजिए। क्या यही सेम उपाय किसी बच्चे के जन्म के बाद भी करना चाहिए, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि तब भी सूतक लग जाता है? जी जी जी, बिल्कुल। जन्म और मरण दोनों में एक जैसा ही चलता है। अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, उस दौरान भी आपके घर में सूतक लग गए हैं, तो कोई भी आपके घर में धार्मिक कार्य नहीं होगा। लेकिन उपाय अगर आपके मध्य में है, आप उपाय के मध्य में हैं, तो आप जब घर के अंदर हवन हो जाए, पूर्ण शुद्धि हो जाए, तो एक नारियल जटा वाला पहले वाले उपाय की तरह से उसे जल में प्रवाहित, बहते हुए जल में प्रवाहित करेंगे और उसके बाद इस उपाय को कंटिन्यू करेंगे, तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। लेकिन थोड़ा विलंब हो सकता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। विशाल जी, ऐसा भी कई बार होता है कि आप काफ़ी टाइम से एक ही उपाय को कर रहे हैं, लेकिन किसी वजह से एक मन में अविश्वास आ गया है कि आपको उसकी फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, और उपाय के मध्य में अगर ऐसा अविश्वास आ जाता है, अगर आपके मन के अंदर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो जाता है, ऐसे में क्या करना चाहिए? हाँ, ये अक्सर लोगों के साथ देखा गया है कि अगर कोई उपाय किसी को 40 दिन करना है, तो 20 दिन के पश्चात उसके मन में अविश्वास आता है कि भाई कोई रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा। हम लगातार एक उपाय करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। तो आप उस चीज़ के लिए चिंता ना कीजिए। अगर आप किसी भी उपाय को अपने पूरे दिल से कर रहे हैं, आपकी पूरी आस्था है उस उपाय में, तो पहली बात तो ये कि आपके मन में कभी अविश्वास आएगा ही नहीं। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में अविश्वास आ गया है, तो आप उस उपाय को बंद कर दीजिए। कोई फ़ायदा नहीं ऐसे उपाय को करने का जिसके अंदर आपके मन में अविश्वास आए। और अगर आप उस उपाय को बंद भी कर देते हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं है। हमारे सभी उपाय सात्विक हैं, कोई भी कर सकता है, उससे फ़ायदा होगा आपको निश्चित रूप से। लेकिन अगर आपके मन में अविश्वास है, तो आप उसे बंद करेंगे तो कोई हानि भी नहीं होगी। तो कोशिश ये कीजिए कि कोई भी आप उपाय को शुरू कीजिए, तो अपने माइंड को पहले मेकअप कीजिए कि हाँ, मैं इस परेशानी से हमेशा के लिए मुक्ति चाहता हूँ और उसके लिए मैं ये उपाय हर हाल में करूँगा। लेकिन अगर आपके मन में अविश्वास है, तो वो उपाय आप पूरा भी कर लेंगे तो भी उसका फल प्राप्त नहीं होगा। तो कोशिश ये कीजिए कि पूरी श्रद्धा से कीजिए, एक अपने माइंड को मेकअप करके कीजिए, आप अपने एस्ट्रोलॉजर पे बिलीव कीजिए और पूरी तरीके से आप इसको काम को करेंगे, तो आपके मन में ना विश्वास आएगा, ना कोई और परेशानी आएगी। और पूरा होने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, आपने एक अच्छा काम किया। और अगर आपने अच्छा काम किया है, तो इसका निश्चित रूप से आपको एक ना एक दिन फल ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, अगर ज्योतिष उपाय की बात की जा रही है और अगर आपके मन में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मन में अविश्वास है और अगर आप उपाय आपको लगता है कि लाभ प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उस उपाय को छोड़ दीजिए, मत करिए। जैसा कि पूजा में भी यही कहा जाता है कि अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, तो पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। तो अगर उपाय में भी ऐसा ही है, बिल्कुल। लेकिन चलते चलते विशाल जी, आज प्रोग्राम में आपसे लेना चाहती हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप। हर इंसान की, हर परिवार की एक ख्वाहिश होती है कि उसके घर में लक्ष्मी का हमेशा वास रहे। तो ऐसे में क्या? देखिए, मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगले कुछ एपिसोड के अंदर हम इस विषय में बात करेंगे, लेकिन आज मैं चलते चलते आपको कुछ टिप देता हूँ। अगर आप उसका रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। जिस घर में नियमित रूप से श्री सूक्त का या लक्ष्मी सूक्त का पाठ होता है, वहाँ लक्ष्मी जी हमेशा स्थिर रहती हैं। एक छोटा सा उपाय और आप करके देखें कि आप अपने घर में सुबह सुबह नमक का पोछा लगाएं। जो पानी पोछे का होता है, जिसमें आप फिनाइल वगैरह और चीज़ें डालते हैं, आप सादा उसमें जो आपके घर में नमक यूज़ होता है वो डालें और वो लगाएं। तो आपके घर की सभी तरीके की नेगेटिव वाइब्स को ख़त्म होगी। रोज़ दिन भर में कितने लोग आपके घर में आते होंगे जिनकी वाइब्स अलग अलग टाइप की है। कुछ पॉजिटिव वाइब्स के साथ आते हैं, कुछ नेगेटिव वाइब्स के साथ आते हैं, और उसका प्रभाव हमारे घर के माहौल पे ज़रूर पड़ता है। तो अगर आप पोछा लगाते हैं नमक का, तो वो सभी तरीके की नेगेटिव वाइब्स को ख़त्म करेगा। एक और छोटा सा उपाय है कि अगर आप अपने घर के सभी खिड़की और दरवाज़ों के अंदर नियमित रूप से तेल डालेंगे, जैसे खिड़की दरवाजे चर चर की आवाज़ करते हैं,
तो वो चरचर की आवाज़ ना करें, वो नेगेटिव वाइब्स को अट्रैक्ट करता है। तो नियमित रूप से अगर आप उसके अंदर ऑयलिंग करते हैं और वो स्मूथली चलते हैं तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी हमेशा। एक और छोटा सा उपाय है कि सुबह सुबह अगर गृह लक्ष्मी, घर की जो मुख्य स्त्री है, वो घर के दरवाजे पे प्रातःकाल 1 लोटा जल डाले अपने घर के दोनों तरफ, तो आप लक्ष्मी जी के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। ये एक इतना अच्छा उपाय है कि आप करके देखिए, आपको फ़ौरन फल आना निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। आप सुबह उठिए और 1 लोटा जल डालिए। लोगों के घर में एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि नमक खुले डब्बे में रखा होता है। अगर आप अपने घर के अंदर नमक को बंद डब्बे में रखेंगे तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव है वो कम होगा। नमक खुले में नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, तो आप इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इतने सारे दर्शकों का आज मार्गदर्शन किया और इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। लेकिन ये वादा करती हूँ कि अगले प्रोग्राम में शादी से रिलेटेड सभी समस्याओं का समाधान आपको विशाल जी ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए रुचिशा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ रुचिशा गुलाटी और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में, जहां मेरे साथ इस समय मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ मिस्टर विशाल गुप्ता, जो आपकी तमाम तरह की ज्योतिष से रिलेटेड समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। विशाल जी, और आज के खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे शादी की। शादी से रिलेटेड भी कई तरह की समस्या होती हैं, शादी होने में समस्या होती है, किस तरह से वो टेक्निकल कॉम्बिनेशन होता है शादी का, जिससे एक प्रॉपर शादी की शुरुआत की कही जा सकती है। जी बिल्कुल। आज की तारीख में अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो शादी की शुरुआत आजकल कॉलेजेस से ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले अफेयर वगैरह शुरू होते हैं, धीरे धीरे अगर वो मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद वो शादी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हॉरोस्कोप के अंदर अफेयर से रिलेटेड क्या कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। किसी भी हॉरोस्कोप में अफेयर से संबंधित कॉम्बिनेशन देखने के लिए हमारे को 5वां, 8वां और 12वां घर देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि किस समय किसी भी हॉरोस्कोप में 5, 8 और 12 का कंप्लीट कॉम्बिनेशन आ रहा है। अगर उसके साथ में 4 का भी कॉम्बिनेशन आ रहा है, चौथा घर भी एक्टिवेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका अफेयर है लेकिन अभी सीक्रेटिव है, बहुत कम लोगों को पता है या किसी को पता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही उसमें 6 लगता है तो वो ओपन हो जाता है, लोगों को पता लग जाता है। अब आप ये देखें कि आने वाली दशाओं में, अंतर दशाओं में क्या 5, 8, 12 लगातार बिना 6 के आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये अफेयर लगातार चलता रहेगा। और उसके साथ यदि 7वां, दूसरा और 11वां घर भी एक्टिवेट हो जाता है कुछ समय के बाद, तो वो चीज़ आपकी शादी में परिवर्तित होने में सहायता करती है। बेसिकली शादी का कॉम्बिनेशन 2, 7, 11 होता है। दूसरा घर, 7वां घर और 11वां घर, दूसरा परिवार का घर, 11वां पत्नी या पति का घर और 11वां उसके लाभ का घर। तो जब तक ये तीनों एक्टिवेट नहीं होते हैं तब तक शादी की संभावना नहीं बनती है। तो हमें ये देखना होता है हॉरोस्कोप में कि 2, 7, 11 का कंप्लीट कॉम्बिनेशन कब आ रहा है। अब साथ में बहुत से लोग ये पूछते हैं कि लड़की कैसी होगी, लड़का कैसा होगा, कहाँ से शादी होगी। तो उसके लिए कुछ बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है कि अगर आपके 2, 7, 11 के साथ 5 जुड़ जाता है, 5वां घर भी एक्टिवेट होता है उस समय शादी के, तो शादी आपकी चॉइस मैरिज की होगी। लड़का या लड़की आपके अपनी पसंद का होगा, जानकारी में होगा। इसके साथ साथ अगर आपका तीसरा घर भी एक्टिवेट होता है 5वें के अलावा, या सिर्फ तीसरा घर एक्टिवेट होता है दूसरे, 7वें, 11वें के साथ, तो शादी आपकी नोन सर्कल में होगी। आप ऑलरेडी उनको जानते होंगे, आपके कोई रिलेटिव होंगे, आपके किसी फ्रेंड सर्कल में कोई होगा, उससे आपकी शादी की संभावना बनेगी। अगर साथ में आपके राहु केतु भी होते हैं तो इसका मतलब ये है कि शादी इंटरकास्ट होगी, आपकी जो कास्ट है उससे अलग का लड़का या लड़की होगी।
शनि का इन्वॉल्वमेंट अगर 2 7 11 के साथ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो शादी के अंदर आपका पार्टनर होगा उसकी और आपकी एज में डिफरेंस होगा। दोनों सेम एज के नहीं होंगे, दोनों की एज में कुछ सामान्य से ज़्यादा फर्क होगा। इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि भाई हमारी शादी किसी विदेश से होगी या विदेशी से होगी, तो उसके लिए हॉरोस्कोप में शादी के कॉम्बिनेशन के साथ हम ये देखते हैं कि कहीं 9 3 और 12 का कॉम्बिनेशन आ रहा है शादी के साथ, क्योंकि 9 3 12 विदेश से संबंधित काम कराता है। उसका अगर शादी के साथ संबंध बन रहा है तो शादी विदेश या विदेशी से हो सकती है। इसी के साथ विशाल जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी, आपने ये तो बताया कि शादी का कॉम्बिनेशन प्रॉपर क्या होता है, शादी का एंटी कॉम्बिनेशन क्या होता है? बिल्कुल सही। लोग 3 साल से 2 साल से लगातार शादी के लिए ट्राई करते रहते हैं, लेकिन उनकी कहीं बात बनते बनते रुक जाती है, कहीं बात नहीं बनती है, कुछ ना कुछ परेशानियां आती रहती हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि इस समय शादी का कॉम्बिनेशन बन रहा है या एंटी कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर आपकी शादी के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो आप उस समय शादी के लिए ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए और आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर उस समय आपकी शादी के एंटी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो वो आपकी शादी में कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे रुकावट ज़रूर लाएंगे। अब वो शादी के एंटी कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं? शादी के एंटी कॉम्बिनेशन के अंदर हम देखते हैं कि 1 6 और 10, पहला, छठा और 10वां घर अगर एक्टिवेट हो रहा है तो वो शादी के अंदर किसी ना किसी तरीके से रुकावट देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हमें ये देखना है कि 1 6 10 या शादी का कॉम्बिनेशन 2 7 11 कौन कौन से ग्रह दे रहे हैं, तो हमें उसी से संबंधित उपाय करने होते हैं ताकि कम से कम परेशानियां आएँ और जो हमारे शादी से संबंधित कार्य है वो आराम से निमट जाए। तो शादी का जो एंटी कॉम्बिनेशन है वो पहला, छठा और 10वें घर का एक्टिवेशन दिखलाता है। तो अगर इस दौरान जब आप शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लड़का देख रहे हैं या लड़की देख रहे हैं और इस दौरान आपके हॉरोस्कोप में 1 6 10 का कॉम्बिनेशन लगातार आ रहा है, तो उस समय आप कितनी ही कोशिश कीजिए आपकी शादी में कुछ ना कुछ रुकावट आएगी ही आएगी, रिश्ता होने में कुछ ना कुछ परेशानियां होंगी ही होंगी। तो आप वो समय देखें जब आपकी शादी में 2 7 11 के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं और उस टाइम आप जाकर के एफर्ट करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। जी हाँ, शादी का कॉम्बिनेशन और एंटी कॉम्बिनेशन क्या है ये हमें बताया विशाल जी ने। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी शादी से रिलेटेड जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उनके समाधान के साथ जल्द हाजिर होते हैं। विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर विशाल गुप्ता जी भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपने एस्ट्रो ज्ञान विज्ञान का लोहा मनवा चुके हैं। विशाल गुप्ता जी का ज्योतिष ज्ञान वैज्ञानिक तर्क पर आधारित है। उनके परामर्श, उपाय, ट्रीटमेंट वैज्ञानिक तर्क पर आधारित हैं। विश्व ख्याति प्राप्त एस्ट्रोलॉजर गुप्ता जी ने कई महत्वपूर्ण एवं एवोकेशन इत्यादि। फॉर अपॉइंटमेंट NP 121 मॉरियन क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली 110088। ईमेल vishalgupta_astrologer@yahoo.co.in। वेबसाइट www.astrologervishalgupta.com। कॉन्टैक्ट नंबर 9811325861 9312314561। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में, जहां आज हम बात कर रहे हैं शादी से जुड़ी तमाम समस्याओं की। तो विशाल जी, आज हम बात कर रहे हैं शादी और शादी से पहले होने वाली तमाम प्रॉब्लम्स की। तो ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि सगाई हो जाती है, रोका हो जाता है, लेकिन फिर वो टूट जाता है शादी के आते आते। इस चीज़ का क्या उपाय है? जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना है हॉरोस्कोप के अंदर कि क्या आपकी शादी के समय होने वाली परेशानियों के योग बन रहे हैं और उसमें भी क्या आपके सगाई होकर के उसके टूटने के योग बन रहे हैं। अगर योग बन रहे हैं तो हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, अगर उसके योग ही नहीं बन रहे हैं तो उपाय की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शादी के लिए
दूसरे, 7वें और 11वें घर को एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। और जबकि उसके एंटी कॉम्बिनेशन के लिए 1, 6 और 10 को एक्टिवेट होना ज़रूरी है। तो अगर आप ये देखते हैं, जिस समय आप सगाई करने के लिए जा रहे हैं उस समय 1, 6, 10 के साथ छठा, 8वां और 12वां घर भी एक्टिवेट हो गया है, तो निश्चित रूप से आपकी सगाई होने के बाद उस रिश्ते को तुड़वाने का काम करेगा। तो उस समय आप अपनी सगाई को अवॉइड करने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि उस समय वो आपका समय कुछ निकल जाए और उसके बाद जब 2, 7, 11 का कंप्लीट कॉम्बिनेशन आए विदाउट एंटी कॉम्बिनेशन 1, 6, 10, उस समय आप सगाई करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने आपको जैसे बताया कि 6, 8, 12 अगर लग जाता है 1, 6, 10 के साथ, तो वो सगाई तोड़वाने का या रिश्ता तोड़वाने का काम करता है। अब आगे हम ये देखते हैं कि अगर किसी की शादी के अंदर ओवर एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो उसके लिए अगर 2, 7, 11 के साथ अगर 12वां घर भी एक्टिवेट हो जाता है, 12वां घर नॉर्मली खर्चों का घर होता है, एक्सपेंसेस का हाउस होता है, और 2, 7, 11 जैसा हमने बताया शादी का कॉम्बिनेशन है, उसके साथ अगर 12 लग जाता है तो जो हम खर्चा सोच करके चले हैं शुरू में वो उससे ज़्यादा ही खर्चा होगा। तो आप उस हिसाब से अपना बजट बना करके चलिए, तो आपको फ़ायदेमंद रहेगा और आप परेशानियों से बच जाएंगे। बिल्कुल, तो शादी से पहले ही अपना बजट बनाकर चलिए, आपको ना इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा और आपकी शादी भी बहुत ही आराम से हो जाएगी। इसके अलावा कई प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं विशाल जी की शादी से पहले दोनों परिवारों के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो जाती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से शादी अगर होती है तो प्रॉब्लम में होती है। इस चीज़ का क्या उपाय हो सकता है? जी, उपाय से पहले हमें सबसे पहले उसके ख़राब होने के कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि किसी भी चीज़ को ख़राब करने के लिए छठे घर का बहुत बड़ा योगदान है। अगर डाइवोर्स के भी कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उसमें छठे घर का रोल बहुत ज़्यादा है। अगर कहीं ब्रेकअप का भी हम रोल देखते हैं तो उसमें छठे घर का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम ये देखते हैं सगाई हो चुकी है और उसके बाद में छठा घर एक्टिवेट हो रहा है किसी भी फॉर्म में, अगर छठे घर से संबंधित कोई ग्रह, उसका नक्षत्र, उपनक्षत्र उस टाइम एक्टिवेट हो रहा है, तो वो दोनों परिवारों के बीच में किसी ना किसी बात को लेकर के डिस्प्यूट ज़रूर खड़ा करेगा। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी जिनका कोई मतलब ही नहीं है और बिना बात की बात पे आपके घर में दोनों परिवारों के बीच में परेशानियां पैदा होंगी। तो आप ये हॉरोस्कोप में पहले ही देख सकते हैं कि इस समय से लेकर के इस समय तक हमारा अगर छठा घर एक्टिवेट हो रहा है तो उस दौरान सावधानी बरतें और दोनों परिवारों के बीच में सामंजस्य बना करके रखें। बिल्कुल विशाल जी, शादी को बहुत ही शुभ काम माना जाता है। ऐसे में अगर इस काम के दौरान कोई अशुभ घटना हो जाती है, जैसे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बिल्कुल, अक्सर ये देखा गया है, बहुत परिवारों में ऐसा भी होता है कि शादी से कुछ समय पहले घर के किसी मेंबर की अकाल मृत्यु हो गई। हम जिस व्यक्ति की शादी हो रही है उसके हॉरोस्कोप में ये देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इसकी शादी से पहले कोई इस प्रकार की विघ्न तो नहीं उत्पन्न होने वाली है। इसके लिए हम ये देखते हैं कि अगर 1, 6, 10 जो कि हमारा एंटी कॉम्बिनेशन है और जो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है 2, 7, 11, पहले उन्हें चेक करते हैं। अब शादी का समय है तो 2, 7, 11 हर हाल में एक्टिवेट होगा। उसके साथ यदि 1, 6, 8, 12 भी एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो किसी घर के मेंबर की मृत्यु को दर्शाते हैं। तो आप उस समय विशेष सावधानी बरतें और आप अगर किसी कुशल ज्योतिषी को ये अपना हॉरोस्कोप दिखाते हैं तो वो आपको बता सकता है कि शादी के समय आपके घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु का योग है। तो हम हॉरोस्कोप देख करके ये पता लगा सकते हैं कि किस समय पर शादी होगी, किस समय पर ब्रेकअप की संभावना है, किस समय पर शादी में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, किस समय हमारे घर में शादी के अंदर किसी की मृत्यु का योग तो नहीं बन रहा। तो ये सब आप पहले से दिखाएंगे तो शादी के समय, जो कि एक बहुत शुभ कार्य है, बहुत खुशी का समय है, इस प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। बिल्कुल, इस तरह से काम करेंगे तो आप इस प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं, ये कहना है विशाल जी का। विशाल जी, शादी से पहले भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती है कि शादी हो नहीं पा रही है, कुछ किसी तरह का योग नहीं बन पा रहा है, समय नहीं बन रहा है, ओवर एज हो जा रही है लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हाँ, ये अक्सर देखा गया है कि विवाह योग्य एज हो गई है, अपने संग के सभी दोस्तों की, रिश्तेदारों की शादियां, रिश्ते हो रहे हैं और आप चाह कर के भी वो रिश्ते नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बात बनती है फिर बिगड़ जाती है, किसी न किसी कारण से डिले होती चली जाती है।
जबकि हॉरोस्कोप आपके कॉम्बिनेशन ऑफ मैरिज भी दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ छोटी छोटी परेशानियां हैं जो आपके जीवन में आ रही हैं, उन परेशानियों को कुछ सरल उपायों से आप समाप्त कर सकते हैं, और जो आपके योग आपको परेशानियां दे रहे हैं उनकी इंटेंसिटी को आप धीरे धीरे कम करके अपने शादी के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत सादा, सिंपल और इफ़ेक्टिव उपाय है। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है या उसकी शादी में किसी प्रकार का डिले हो रहा है, तो वो सबसे पहले 7 हल्दी की माला ले। हल्दी की माला कहीं पर भी उपलब्ध हो जाती है। उसके साथ साथ 7 वो मुकुट खरीदे विष्णु भगवान के, 7 नाग केसर के पैकेट खरीदे और 7 श्रीफल के जोड़े ले, और प्रत्येक गुरुवार को एक एक आइटम विष्णु भगवान के चरणों में वो अर्पित करके आए, और विष्णु भगवान को ये बोले कि मैं आपको वरमाला दे के जा रही हूँ, आपको शादी का साफा दे करके जा रही हूँ, मैं आपको श्रीफल दे करके जा रही हूँ, मैं आपके भोग में नाग केसर दे करके जा रही हूँ, आप दूल्हा बन के मेरे यहाँ आइए और मेरा वरण कीजिए। इसके अंदर हल्दी की माला उनको वरमाला के रूप में अर्पित की जा रही है, मुकुट उनको साफे के रूप में अर्पित किया जा रहा है। तो अगर आप लगातार 7 हफ्ते ये करते हैं तो आपके शादी के अंदर जो छोटी छोटी परेशानियां आ रही हैं या जो योग बनते हुए भी पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, तो वो आपके होने शुरू हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि अचानक आपके पास अच्छे अच्छे रिश्ते आने शुरू हो गए हैं। ये उपाय जुपिटर से रिलेटेड है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि विवाह का कारक लड़कियों के हॉरोस्कोप में जुपिटर होता है। लेकिन फिर भी आप एक बार किसी अच्छे कुशल ज्योतिषी से अपनी पत्री जरूर दिखा लें, ताकि वो इससे संबंधित और भी उपाय आपको बता सके। इसके साथ साथ एक और छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। अगर शादी में किसी तरीके की रुकावट आ रही है, शादी का टाइम है लेकिन फिर भी शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ता कहीं बन नहीं पा रहा है, तो आप अपने